हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है गिब्स एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। सबसे पहले हम जानेंगे गिब्स एडजॉर्प्शन आइसोथर्म आखिर होता क्या है। तो गिब्स एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इज ए रिलेशनशिप बिटवीन द एडजॉर्प्शंस एंड चेंज इन सरफेस टेंशन ऑफ ए सॉल्वेंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सोल्यूट। गिब्स एडजॉर्प्शन आइसोथर्म सिंपली रिलेशन होता है एडजॉर्प्शन के बीच में और चेंज इन सरफेस टेंशन ऑफ सॉल्वेंट की, किसकी प्रेजेंस की वजह से, सोल्यूट की। एक और डेफिनेशन हम सिंपली लिख सकते हैं कि क्या है ये, ए क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन विच रिलेट्स द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन एंड चेंज इन सरफेस टेंशन ऑफ सॉल्वेंट ड्यू टू द एडिशन ऑफ सोल्यूट वाज ड्राइव्ड बाय J.W. गिब्स। इट इज ऑल्सो नोन एज गिब्स एडजॉर्प्शन इक्वेशन। क्या ये क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन है जो रिलेट करेगा किसका, एडजॉर्प्शन के एक्सटेंट को और सरफेस टेंशन में कितना चेंज हुआ सॉल्वेंट के, किसकी एडिशन की वजह से, सोल्यूट। सिंपली कहा गया है कि एडजॉर्प्शन और सरफेस टेंशन के जो एडजॉर्प्शन और सरफेस टेंशन के बीच में जो रिलेशन होगा ना, उसी को क्या बोलेंगे, गिब्स एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। और इसी को बोला जाता है गिब्स एडजॉर्प्शन इक्वेशन। आपको एग्जाम में चाहे गिब्स एडजॉर्प्शन इक्वेशन पूछे या गिब्स एडजॉर्प्शन आइसोथर्म पूछे, दोनों में यही लिख के आना है। तो जैसे हमने देखा कि सरफेस टेंशन में चेंज जब आएगा जब सोल्यूट ऐड किया जाएगा सॉल्वेंट में। तो अब देखते हैं, जब सोल्यूट जो डिजोल्व सोल्यूट हमने किया है ना, वो या तो घटाएगा या बढ़ाएगा सरफेस टेंशन ऑफ सॉल्वेंट को। तो ए डिजोल्व सोल्यूट आइदर इंक्रीजेज और डिक्रीजेज द सरफेस टेंशन ऑफ सॉल्वेंट। अब देखते हैं सोल्यूट क्या इफेक्ट करेगा। इफ ए सोल्यूट एक्यूमुलेट्स एट द सरफेस ऑफ सॉल्वेंट, सरफेस टेंशन डिक्रीजेज। इफ ए सोल्यूट एक्यूमुलेट्स एट द बल्क ऑफ सॉल्वेंट, सरफेस टेंशन डिक्रीजेज। इसका क्या मतलब है कि अगर सोल्यूट इकट्ठा हो जाएगा सरफेस पे तो सरफेस टेंशन कम हो जाएगी, अगर सोल्यूट इकट्ठा होगा नीचे बल्क पे तो क्या होगा, सरफेस टेंशन इंक्रीज हो जाएगी। जैसे कि इस डायग्राम में शोन किया हुआ है, ये कोई बीकर है जैसे हमारा, और इसमें क्या है, सोल्वेंट है, तो ये बल्क मॉलिक्यूल है और ये हमारी सरफेस है और ये क्या है, एडजॉर्बेट है। अब दो कंपोनेंट सिस्टम के लिए देखते हैं। दो कंपोनेंट सिस्टम के लिए क्या होता है, जो गिब्स फ्री एनर्जी है ना, वो हमें पता है, हमने पहले पढ़ा हुआ है कि जी होती है, जी मतलब गिब्स फ्री एनर्जी, N1 μ1 + N2 μ2 होती है। इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं इसे। तो वहाँ जहाँ पे अब देखेंगे हम N1 μ1 N2 μ2 होते क्या है, तो N1 है नंबर ऑफ मोल्स सोलवेंट के और N2 होगा नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के। और μ1 वैसे ही 1 नाम सोलवेंट के लिए दिया है ना, तो μ1 बोला जाएगा केमिकल पोटेंशियल सोलवेंट का, और 2 नाम था सोल्यूट के लिए, तो μ2 बोला जाएगा केमिकल पोटेंशियल सोल्यूट का। नाउ जो चेंज होता है ना फ्री एनर्जी बाय एडजॉर्प्शन ऑफ वन कंपोनेंट इज। अब चेंज देखते हैं। चेंज के लिए हम लिखेंगे, सिर्फ बाकी सेम रखना है, सिर्फ गामा ए ऐड कर देना है। G = N1 μ1 + N2 μ2 + गामा ए। यहाँ पे ए की जगह पे हम बुक्स में देखेंगे तो सिग्मा भी यूज किया जा सकता है, तो ए लिखें या सिग्मा लिखें, दोनों का एक ही मतलब है। ए या सिग्मा यहाँ पे होगा सरफेस एरिया और गामा यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा सरफेस टेंशन को। यहाँ पे वो पहली इक्वेशन थी तो यहाँ पे इसको नाम दे देंगे दूसरी इक्वेशन। तनाव अब ये जो सेकंड इक्वेशन हमारे पास आई है ना, इसको कंप्लीट डिफरेंशिएशन करना है इक्वेशन 2 का। तो देखते हैं, जी का हो जाएगा dg। अब कंप्लीट डिफरेंशिएशन करना है तो N1 का भी होगा μ1 का भी होगा, तो पहले N1 का अकेला रख देते हैं और μ1 का कर देते हैं, तो N1 एज इट इज और μ1 का डी μ1। अब क्या करेंगे, μ1 एज इट इज और N1 का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो μ1 एज इट इज प्लस डी N1। सिमिलरली N2 μ2 करेंगे, तो एक बार N2 कांस्टेंट और μ2 का रिस्पेक्ट में कर देंगे तो डी μ2, और एक बार μ2 कांस्टेंट और N2 के रिस्पेक्ट में कर देंगे तो डी N2, और साइन प्लस का होता है। वैसे ही गामा ए का एक बार गामा कांस्टेंट ए के रिस्पेक्ट में और फिर एक बार ए कांस्टेंट गामा के रिस्पेक्ट में। इक्वेशन 3 नाम दे देंगे इसे। अब देखते हैं, अब हमने देखा जी डिपेंड करता है 5 इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। कौन कौन से है वो, टेम्परेचर, प्रेशर, N1 N2 और एरिया। तो सिंपली हम लिख सकते हैं, डिपेंड करेगा तो जी किन किन का फंक्शन है, इन्हीं पांचों का, तो जी लिख दिया, एफ मतलब फंक्शन है, टेम्परेचर, प्रेशर, N1 N2 ए। नाउ अब हम डी जी को लिख सकते हैं, इसके रिस्पेक्ट में कंप्लीट डिफरेंशिएशन करना है अभी इन फंक्शंस के पांचों के। तो कैसे करेंगे कि मतलब एक बार एक ले लेंगे, एक के रिस्पेक्ट में कर देंगे और बाकी चारों कांस्टेंट, जैसे यहाँ किया हुआ है। एक बार जी का कर्ल जी बाय कर्ल टी टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में किया हुआ है, तो बाकी चारों कांस्टेंट, प्रेशर, N1 N2 और एरिया। तो टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में था तो dt प्लस। अब सेकंड नंबर वाला, नंबर वाइज चलेंगे प्रेशर का, तो
कर्ल जी बाई कर्ल पी के रेस्पेक्ट में, जी का पी के रेस्पेक्ट में। तो फिर क्या बाकी कौन कौन से बचे? बाकी बचे टेम्परेचर N1 N2 A। तो नीचे रखते हैं, उनका मतलब है ये कांस्टेंट है T N1 N2 A। तो dp p के रेस्पेक्ट में किया था तो dp लगेगा प्लस, अब N1 की बारी आएगी तो g का डिफ्रेंशिएशन N1 के रेस्पेक्ट में और बाकी चारों कांस्टेंट, और जहाँ पे कर्ल N1 के रेस्पेक्ट में था तो dN1, वैसे ही N2 के रेस्पेक्ट में और A के रेस्पेक्ट में। और इस इक्वेशन को हम नाम दे देंगे इक्वेशन 4। अब हमें पता है थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग होता है कर्ल जी बाई कर्ल टी, प्रेशर N1 N2 A कांस्टेंट इक्वल टू S होता है। वैसे ही कर्ल जी बाई कर्ल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर N1 N2 A इक्वल टू V। वैसे ही कर्ल जी बाई कर्ल N1 टेम्परेचर प्रेशर N2 A इक्वल टू μ1। वैसे ही कर्ल जी अपॉन कर्ल N2 एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर N1 A इक्वल टू μ2। वैसे ही कर्ल जी कर्ल ए एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर N1 N2 गामा होता है। तो अभी इस पूरी वैल्यूज़ का हम यूज़ करेंगे जो हमने इक्वेशन निकाली है ना 4, उसमें पहले हम इक्वेशन 4 लिख लेते हैं क्या क्या है। तो मैंने इक्वेशन लिख ली है यहाँ पे, ये इक्वेशन 4 थी हमारी। तो अब इस इक्वेशन 4 में हम इन वैल्यूज़ का यूज़ करेंगे। तो देखो पहली वैल्यू क्या हमने देखी कि कर्ल जी बाई कर्ल टी प्रेशर एट कांस्टेंट प्रेशर N1 N2 A होता है S। तो यानी ये जो वाली वैल्यू है इतनी, वो क्या है S। वहाँ पे माइनस है तो उस साइड ले जाएंगे तो माइनस S, यानी इस जगह वाले लिख देंगे माइनस S और साथ क्या है dt। तो हो गया माइनस S dt। तो यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस S dt। फिर अगली देखते हैं प्लस। अब दूसरी वैल्यू क्या है कर्ल जी बाई कर्ल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर N1 N2 A क्या है V। तो यानी ये जो वाली वैल्यू है वो क्या है V और साथ में क्या है dp। तो यहाँ पे प्लस का साइन, तो ये यहाँ लिखा हुआ है प्लस V dp। अगली वैल्यू देखते हैं कि ये जो वाली वैल्यू है वो μ1 है, यानी कर्ल जी बाई कर्ल N1 वाली टर्म μ1 है। तो यहाँ क्या रख देंगे μ1 और साथ में क्या है dN1, यही लिखा हुआ है μ1 dN1। फिर अगली वाली टर्म में N2 वाली टर्म कौन सी है? ये वाली टर्म क्या लिखी हुई है μ2। तो ये वाली टर्म μ2 है, साथ में क्या है dN2 प्लस है बीच में। फिर अगली टर्म है A वाली टर्म किसकी इक्वल है? गामा के। तो ये जो वाली टर्म है वो गामा की इक्वल है और साथ में क्या है dA। तो हमारा कंप्लीट क्या बन गया? माइनस S dt V dp प्लस μ1 dN1 प्लस μ2 dN2, ये बन गया। तो हमारी ये इक्वेशन आ जाती है इक्वेशन 6। नाउ अब टेम्परेचर और जो प्रेशर कांस्टेंट रखा जाता है, तो कांस्टेंट का क्या मतलब होता है कि उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 0 होगा तो dt 0 dp 0। तो इक्वेशन 6 में dt और dp को 0 रख देंगे, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म 0। तो बची कौन सी? ये तीनों टर्म्स। तो ये तीनों टर्म्स को लिख दिया हमने और इसे नाम दे दिया इक्वेशन 7। नाउ इक्वेशन 3 और इक्वेशन 7 से देखना है। तो इक्वेशन 3 कौन सी है हमारी? जो कंप्लीट डिफरेंशिएशन किया था ना पहले हमने dg वाली, इसमें भी dg की टर्म आ रही है और इसमें भी dg की टर्म आ रही है। तो ये जो dg की वैल्यू आ रही है ना, हम उसका यूज़ करेंगे इक्वेशन 3 वाली टर्म्स में। तो ये देख लो एक बार।